नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको पिछले लेक्चर में सीमेंट पढ़ा दिया था। आज मैं आपको एग्रीगेट या मिलावा पढ़ाऊँगा। तो मिलावा क्या होता है? मिलावा एक कणिका में खनिज पदार्थ है जो कंक्रीट के आयतन बढ़ाने तथा इसकी लागत को कम करने के लिए कंक्रीट में प्रयोग किया जाता है। मित्रों, क्या है कि जो एग्रीगेट होता है, नॉर्मल भाषा में हम एग्रीगेट को बजड़ी, गिट्टी या इत्यादि नामों से आप पुकार देते हैं, लेकिन जो टेक्निकल भाषा है वो क्या है? यह जो है स्टोन के स्मॉल चिप्स होते हैं या छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कंक्रीट के आयतन को बढ़ाने तथा उसको एक आकार देने का काम करते हैं, एक ठोस पिंड बनाने का काम करते हैं। क्योंकि सीमेंट से इनकी जो रेट है वो कम होती है, तो इसलिए यह कंक्रीट को इकोनॉमिक भी बनाते हैं या लागत को भी कम करते हैं। अब मिलावे का वर्गीकरण या मिलावों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। मिलावों को 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है: स्रोत के आधार पर, माप के आधार पर, आकार के आधार पर और भार के आधार पर। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर मिलावे का वर्गीकरण या मिलावों का वर्गीकरण। तो स्रोत के आधार पर मिलावों को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक मिलावा और एक आपका कृत्रिम मिलावा। तो प्राकृतिक मिलावा क्या होता है? यह मिलावा जो नॉर्मल चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, उनको या तो तोड़ के प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल या नेचुरल रॉक्स, नॉर्मल रॉक्स या नेचुरल रॉक्स से मेरा मतलब ये है, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाइए और तोड़ के लाइए। आपको नेचुरल फॉर्म में बहुत ज़्यादा मेहनत ना करके, ठीक है, प्राकृतिक चट्टानों से तोड़कर आप ला रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्राकृतिक मिलावा या नेचुरल एग्रीगेट। इस प्रकार के मिलावे ज़्यादा मेहनत ना करके नेचुरल फॉर्म में कहाँ मिल जाते हैं आपको? नदी में, नाले में। अब आप बोलेंगे नाले में कैसे मिलते हैं? तो बहुत बड़े बड़े नाले होते हैं जिसमें आपको सैंड के पार्टिकल मिल जाते हैं। तो सैंड का पार्टिकल भी किस में है? एग्रीगेट का ही पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर नाला लिखा गया है। ठीक है, अब पत्थर जो हैं उनको आप संदलित करके भी इस प्रकार के मिलावे का निर्माण कर सकते हैं। संदलित मतलब क्रश करके, तोड़कर। ठीक है, जैसे आपने जॉ कर्सर सुना था, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी आप पढ़े हों, तो उसमें आपने जॉ कर्सर सुना था, जिसमें आपकी मैग्नीज की प्लेट लगी होती है और उसमें आपको पत्थर रख के तोड़ा जाता है। ठीक है, कृत्रिम मिलावा क्या होता है? आर्टिफिशियल एग्रीगेट। ईंट की रोड़ी, ईंट लीजिए, उसको कई भागों में हथौड़ी से तोड़ दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए, है ना, 40 mm के कम साइज के, तो आपका क्या कहलाएगी? वो आर्टिफिशियल एग्रीगेट में आएगी। झोंका भट्टी से निकला धातुमल, तो आपका मैंने पहले ही बताया था, वात्या भट्टी है जिसमें जो है आयरन को या किसी भी मेटल को प्योर करते हैं, मेटल का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, तो उनमें जो है आपको जो धातुमल निकलता है उससे हम जो है मिलावे के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं। पकी हुई ईंटों को तोड़कर बनाया जाता है, जैसे मैंने ईंट की रोड़ी की। अब देखिए, बहुत ओवरबर्न ब्रिक है, तब भी आप जो बहुत ज़्यादा जल गई है, जिसको चटका बोलते हैं, या आप उसको क्या बोलते हैं? तांबड़ा बोलते हैं कहीं कहीं पर। तो इस प्रकार से आप उसको तोड़कर और कृत्रिम मिलावे में भी बना सकते हैं। माप के आधार पर मिलावों का वर्गीकरण, साइज क्लासिफिकेशन में आपका महीन मिलावा, मोटा मिलावा। मित्रों, इसमें एक जो आपकी पाठ्यक्रम में आप ये भी कह सकते हैं ऑल इन वन एग्रीगेट, लेकिन वो एक कोई टाइप नहीं है। इन दोनों के मिलावों का 50-50% आप डाल दीजिए तो आपका वो प्रकार एक बन जाता है। तो इसलिए मैंने ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में आपको मैंने यही किया है कि महीन मिलावा और मोटा मिलावा। ठीक है, तो महीन मिलावा, जो मिलावा 4.75 की चलनी से, ठीक है, जो 4.75 की चालनी है, जो IS सीव है, उससे 90% से अधिक तक पास हो जाए और 75 माइक्रोन की चालनी पर रुक जाए, तो वो क्या कहलाएगा? फाइन एग्रीगेट या महीन मिलावा। ठीक है, मोटा मिलावा क्या होगा? वो मिलावा जो 4.75 की चलनी पर क्या हो जाए?
रुक जाए और 80 mm की चलनी से 90% से अधिक पास हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका मोटा मिलावा। तो मित्रों क्या करते हैं, इसमें आपका सीव लेते हैं, ये सीव में जालियां होती हैं ऐसे, ठीक है। अब अगर राउंड है तो उसमें फिर उसका डायमीटर जो है उसका साइज होता है, और अगर वो रेक्टेंगुलर है तो इसका विकर्ण या उसका डायगोनल जो है वो चलनी का साइज माना जाता है, ठीक है। तो इस चलनी में आप जो है एग्रीगेट डालेंगे। मान लीजिए चलनी जो है वो 4.75 mm की है, तो 4.75 mm की, अब इसमें आपने 5 kg या मान लीजिए चलिए 5 kg एग्रीगेट डाल दिया, ठीक है। एग्रीगेट डाल के आपने इसको सीव सेकर में चलाया या हाथ से चलाया। अब जब 5 kg एग्रीगेट डाला तो नीचे जो पासिंग एग्रीगेट है वो कितना है और ऊपर जो रिटेन एग्रीगेट है वो कितना है। तो अगर फाइन एग्रीगेट हम की बात कर रहे हैं, क्योंकि 4.75 की चलनी है, तो इस प्रकार के मिलावे में 4.75 की चलनी से, मतलब इस चलनी से 90% से अधिक पार हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सिर्फ पार होने से भी नहीं बनेगा, क्योंकि भाई आप 4.75 से पार हो जाएगा तो डस्ट भी तो पार हो जाएगी, तो फिर रुकेगा कितने पर। तो फिर एक दूसरी चलनी लेंगे जो देखेंगे कि 75 माइक्रोन की चलनी पर वह रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। उसी तरीके से हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि 4 मोटे मिलावे की 4.475 की चलनी पर एग्रीगेट को क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, यहाँ सब एग्रीगेट रुक जाएगा, ठीक है। अब यही जब 80 mm की चलनी लेंगे तो सारा एग्रीगेट क्या करेगा, नीचे पास हो जाएगा लगभग 90% से ज़्यादा, है ना। तो इस तरीके से आप जो है मोटा मिलावा और महीन मिलावे को समझ सकते हैं, ठीक है। आकार के आधार पर मिलावों का वर्गीकरण, मैंने कुछ तस्वीरें डाल दी हैं जिससे आप उसको आकार से आप उसको देख सकें। देखिए जहाँ पर गोल मिलावा लिखा तो ऐसा नहीं होता एकदम क्रिकेट बॉल की तरह गोल हो, क्योंकि ये नेचुरल मटेरियल है, या आर्टिफिशियल है तो उसको जब तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म शेप में नहीं टूट पाएगा। जैसा आप राउंड बोलते तो ऐसा नहीं कि पूरा राउंड ही होगा, है ना। तो ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। तो यह मिलावे जो है गोलाकार करों में रिक्तता प्रतिशत जो है वो बहुत न्यूनतम होता है, 32 से 33% तक, ठीक है। और इस कंक्रीट की वर्केबिलिटी अच्छी होती है राउंड होने के कारण, है ना। आंशिक गोल मिलावा, इसका रिक्तता प्रतिशत 35 से 38% होता है। यह जो है राउंडेड एग्रीगेट से थोड़ा अच्छा होता है। देखिए इसमें थोड़े थोड़े पार्ट जो हैं, जैसे कि यहाँ देखिए आप, तो थोड़े थोड़े पार्ट ये देखिए, ये थोड़े थोड़े गोल हैं, है ना, कहीं कहीं पर, ठीक। तो ये इसीलिए आंशिक गोल है, और पूरा सरफेस जो है कहीं कहीं पर जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी गोल सरफेस है, ठीक है। तो इसीलिए इसको किसके श्रेणी में लाया गया है, आंशिक गोल मिलावा या पार्शली राउंडेड एग्रीगेट के रूप में। अब इस मिलावे में जो बॉन्डिंग होती है या जो अंतर्गठन है, ठीक है, या इंटरनल बॉन्डिंग जो है वो गोल मिलावे से क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि राउंडेड में बहुत कम होती है। अब इसकी वर्केबिलिटी की जब आप बात करेंगे तो इसकी वर्केबिलिटी राउंडेड से क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि राउंडेड की वर्केबिलिटी, राउंडेड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और हमें ज़्यादा वर्केबिलिटी वाला एग्रीगेट नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि उसके जो बॉन्डिंग होती है वो कम होती है। हमें एग्रीगेट से क्या चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए वर्केबिलिटी भी, लेकिन वर्केबिलिटी को बढ़ाने के और दूसरे तरीके हैं हमारे पास। तो हम एग्रीगेट से अगर वर्केबिलिटी करेंगे तो फिर हम उसको स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए हम ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले एग्रीगेट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, नुकीला मिलावा या कोणीय मिलावा, इस मिलावे का रिक्तता प्रतिशत जो है वो आपका यहाँ पर 38% से आपका 45% तक होता है, ठीक है। इस मिलावे का जो रिक्तता यहाँ पर, ये थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर 38 to 45% तक होता है, ठीक है। अब इस मिलावे के जो बॉन्डिंग होती है वो उन जो गोलीय और आंशिक गोल मिलावा है उससे अच्छी होती है, ठीक है। तो जब अच्छी होती है तो फिर हमारा जो है, हम कंक्रीट में
जो नॉर्मल वर्क है कंक्रीट बनाने में, चाहे जिस ग्रेड की बनानी हो, उसमें हम इस मिलावे का भी प्रयोग करते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये आपका नुकीला मिलावा है। इसमें जगह जगह पर आपको नोकें या कोणे आपको दिख जाएंगे जगह जगह पर। ठीक है, अब इस मिलावे में बॉन्ड भी अच्छा बनता है। ठीक है, और जो इसकी बॉन्डिंग होती है एक दूसरे एग्रीगेट से, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो होती है वो भी अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये कोण कोण आपस में जाके, जैसे ये है तो इसके साथ में जो दूसरा है वो ऐसे, और तीसरा है तो ऐसे, चौथा है तो ऐसे, इस तरीके से पूरा एग्रीगेट जो है एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड बना लेगा, और एक बॉन्ड बना लेगा तो जॉइंट विकसित होगा, है ना, तो जिससे कंक्रीट में स्ट्रेंथ आएगी। चपटा मिलावा या पत्रिल मिलावा। मित्रों, जब हम बात करते हैं चपटा मिलावा की, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको फिगर दिखाया है, इसमें देखिए कोई कोई एग्रीगेट बहुत ज़्यादा चिपटा हुआ है, एकदम उसका थिकनेस बिल्कुल है ही नहीं, उस मतलब एकदम ऐसा है चपटा सा एकदम, है ना। तो इसमें क्या होता है, इस मिलावे में जब चपटापन होगा, क्योंकि जब हम रिवर में कोई एग्रीगेट मिलता है, अब उसके वो नीचे दब गया है रिवर में, सॉइल में, अब उसके ऊपर एक और एग्रीगेट जो है वो रोलिंग करते हुए मूव कर रहे हैं, तो उसकी सरफेस कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सम हो जाती है, एग्रीगेट पूरी तरीके से घिस जाता है। तो इस तरीके से चपटे मिलावे का निर्माण होता है। तो हम न्यूमेरिकली कैसे पता करेंगे कि चपटा मिलावा कौन सा है। तो मान लीजिए कोई मिलावा है, एक 10 mm की चलनी पर रुक गया है और एक 15 mm की चलनी पर रुक गया है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस 10 और 15 को एवरेज ले लीजिए, तो 10-15 आपका कितना हो गया, 25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 12.5, 12.5 हो गया। ठीक है, तो अब इसका 12.5 का इंटू 3.3/5, अगर इससे इसकी माप कण की, पार्टिकल की कम होती है, तो फिर वह मिलावा क्या कहलाएगा, चपटा मिलावा कहलाएगा, या पत्रिल मिलावा कहलाएगा, या फ्लैकी एग्रीगेट कहलाएगा। अब बात करते हैं लंबोत्तर मिलावे की। तो उसी तरीके से जब किसी कण की लंबाई, या आप ये कह सकते हैं जब किसी एग्रीगेट की लंबाई उसके औसत माप के 9/5 या 9/5 से अधिक है, तो वह मिलावा क्या कहलाएगा, लंबोत्तर मिलावा कहलाएगा। ठीक है, इसका मैं आपको फिगर दिखाता हूं, ये देखिए लंबोत्तर मिलावे का फिगर। ठीक है, भार के आधार पर मिलावों का वर्गीकरण। अब मित्रों बात करते हैं कि एग्रीगेट को भार के आधार पर भी बांटा गया है, उसके वेट के आधार पर। देखिए एग्रीगेट मिलते हैं हमारे चट्टानों से टूटकर, रॉक से तोड़े जाते हैं, और रॉक में भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के मिनरल होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कोई एग्जांपल बताना चाहूँ, तो मान लीजिए आप झारखंड चले जाइए, तो झारखंड में अगर जो है कोयले की खदानें हैं, तो उसमें जो मिनरल होगा वो कैसा होगा, कोयले के पार्टिकल होंगे। या आप कर्नाटक में लोहे के खानों में चले जाइए, तो लोहे के खानों के आसपास जो मिनरल होगा उसमें आयरन के पार्टिकल मजबूत होंगे, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रॉक रहती हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, उनके वेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे चौक भी एक टाइप की रॉक ही है, ठीक है, और आपका बेसाल्ट भी रॉक है और ग्रेनाइट भी रॉक है। तो अलग अलग रॉक की स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती है, तो उनका वेट भी अलग अलग होता है, तो उनसे बनने वाले एग्रीगेट का भी वेट अलग अलग होता है। तो आप बात करते हैं भारी मिलावे की या हैवी वेट एग्रीगेट की, तो मैग्नेटाइट, बेराइट, आयरन शॉर्ट्स, है ना, ये जो है भारी मिलावे के अंतर्गत आते हैं, और इनसे बनने वाली कंक्रीट भी भारी कंक्रीट कहलाती है। उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 3000 पर क्यूबिक मीटर से लेकर 5700 kg पर क्यूबिक मीटर तक होती है। उसी तरीके से नॉर्मल वेट कंक्रीट, पत्थर की गिट्टी या बजरी बालू इत्यादि से जो बनता है, इसको 2300 से 2600 kg पर क्यूबिक मीटर, ये नॉर्मल कंक्रीट। इसीलिए मैं कंक्रीट की जो डेंसिटी कितनी लेते हैं हम लोग, कितनी मानते हैं,
कंक्रीट की 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर आप केजी की बात करेंगे तो कितना करेंगे 2400, है ना, 2400। ठीक है। अब आगे आप समझना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि अगर आप आरसीसी डाल दें, इसमें रेनफोर्सिंग कर दें या सरिया डाल दें, इसमें स्टील प्रोवाइड कर दें, तो फिर कितनी हो जाएगी 2500, है ना। या आप ये कह सकते हैं 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप डेंसिटी की भी पता कर सकते हैं। ठीक है। अब हल्का मिलावा, तो हल्का मिलावा कैसे है? देखिए, वह मिलावा जो बहुत लाइट है, जैसे उसमें जो है आपके पोर्स हैं, छिद्र हैं, ठीक है, राख है, उसमें बीच में वो एयर से ही मूव हो जाती है, झावा पत्थर है, धातुमल है, या आपका एक्सपेंडेड क्ले है, ठीक है, सिंडर है, जो उड़ने वाली राख है, जो चिमनी की राख होती है ना। तो इस टाइप की जितने भी मिलावे हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके हल्के मिलावे। एक एग्रीगेट है वोल्केनिक स्कोरिया, जो ज्वालामुखी की राख होती है, वो भी आपका लाइट वेट एग्रीगेट में आती है। तो इससे बनने वाले जो एग्रीगेट हैं, जो इससे बनने वाले कंक्रीट है, तो वह उसकी डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है, बहुत हल्की होती है। तो इस कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है? 1200 kg पर क्यूबिक मीटर से लेकर 1450 kg पर क्यूबिक मीटर तक। ठीक है। अब बात करते हैं पोरोसिटी और जल अवशोषण या संरंध्रता और जल अवशोषण के आधार पर आपका मिलावे के प्रकार, या पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्बेशन के आधार पर मिलावे के प्रकार। तो आपका आपने पढ़ा ही होगा या समझते होंगे, जैसे हड्डी शुष्क मिलावा, जैसे आपकी हड्डी होती है एकदम ड्राई होती है, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता है। तो अगर इस प्रकार का एग्रीगेट आपको प्राप्त करना है तो एग्रीगेट को लाइए और 24 घंटे 110 डिग्री टेम्परेचर पर रखिए। उसके बाद उसके अंदर का और बाहर का दोनों सरफेसेस का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो इस प्रकार का एग्रीगेट क्या कहलाएगा? आपका बोन ड्राई एग्रीगेट या हड्डी शुष्क मिलावा। वायु शुष्क मिलावा क्या होगा? किसी भी एग्रीगेट को लीजिए प्लेट में, है ना, एक ट्रे में, और उसके बाद उसको नेचुरल एयर में रख दीजिए। वहाँ से हवा जो है पानी को वाष्पीकृत करके ले जाएगी। तो जो आपका एग्रीगेट बचेगा वो क्या हो जाएगा? आपका वायु शुष्क मिलावा या एयर ड्राई एग्रीगेट। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, एयर ड्राई एग्रीगेट, हवा में सुखाना है। ठीक है, जैसे आप कपड़े सुखाते हैं। अब बात करते हैं संतृप्त परंतु सतह शुष्क मिलावा। देखिए, यह मिलावा क्या है कि जब हम एग्रीगेट को उसके अंदर का भाग नम रहे और सरफेस जो है सूखी रहे, ऐसी सिचुएशन कब आएगी? देखिए, क्या होता है, कभी कभी हम कोई मिट्टी का ढेला है, या हम मिट्टी में कभी पेड़ पौधे लगाए होंगे आपने, या कभी घरों में खेतों में देखा होगा, ऊपर की सॉइल बिल्कुल सूख जाती है, हवा से ड्राई हो जाती है, लेकिन जो नीचे जो है उसके नमी विद्यमान रहती है। तो ऐसे इस प्रकार अगर गिट्टी के साथ होता है या एग्रीगेट के साथ होता है, तो इस प्रकार का एग्रीगेट क्या कहलाएगा? आपका संतृप्त परंतु सतह शुष्क मिलावा या सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। ठीक है। नम या पूर्ण गीला मिलावा, किसी भी एग्रीगेट को पानी में डुबो दीजिए, उसकी अंदर और बाहर की सतह क्या होंगी? पूरी तरीके से ये पॉट लीजिए और किसी भी पॉट में पानी भरिए और इसमें एग्रीगेट को डाल दीजिए। तो जो ये एग्रीगेट मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा? पूरी तरीके से मॉइस्ट मिलेगा, वेट मिलेगा। इसकी अंदर और बाहर की सतह पूरी तरीके से पानी से संतृप्त होंगी, सैचुरेटेड होंगी। ठीक है। अब बात करते हैं बालू का फूलना। देखिए, जो सैंड होती है वो मॉइस्चर को कंटेन कर लेती है बहुत जल्दी। ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम ये सैंड का हमारे पास पार्टिकल है, इस सैंड के पार्टिकल में जब हम इस पे पानी डालते हैं, और कितना वाटर डालेंगे कि 5 to 6% वाटर डालेंगे, या इतने वाटर कंटेंट या जलांश रहेगा। ठीक है। तो जब इतना रखेंगे तो इसके
आयतन में, जो इसका वॉल्यूम है उसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 से 40% तक। वॉल्यूम में इंक्रीमेंट क्यों होगा वो हम आपको बताते हैं, वो कि वॉल्यूम में आपका इंक्रीमेंट क्यों होगा। देखिए, जब हम आपका सैंड को पानी में या उसका मॉइस्चर देते हैं तो देखिए ये पोजीशन आपकी बनती है, ये आपका सैंड पार्टिकल है। जैसे हम पानी इसके ऊपर डालते हैं, हवा जो है, क्योंकि जो सैंड के आसपास में है यहाँ पर, वो जैसे पानी डालेंगे तो तुरंत हवा बाहर जाने की कोशिश करेगी, और वो चूँकि उसके ऊपर पानी है तो हवा बाहर नहीं जा पाएगी, और ये वाटर फिल्म पूरी तरीके से क्रिएट हो जाएगी। अब क्या है, ये जो ट्रैप्ड एयर लिखा है मतलब फंसी हुई वायु, तो यहाँ पर हवा पानी के अंदर फंस गई है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हवा जो है वो पानी में फंस गई है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो फिल्म है वो फिल्म पानी की अधिकता में ही टूटेगी। या तो आप उसको क्रश करिए तब टूटेगी, और या फिर आप उसमें पानी की परसेंटेज बढ़ा दीजिए तो सेल्फ वेट के कारण वह टूट जाएगी। तो जैसे ही हम जो जलांश है वो 12 से 20% करते हैं तो सरफेस टेंशन जो क्रिएट किया हुआ है वो ख़त्म हो जाता है, जो फिल्म है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, एयर बाहर निकल आती है, और जो सैंड है वह अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाती है। या आप ये कह सकते हैं सैंड जो है या बालू जो है वह अपने शुष्क आयतन में आ जाती है। तो मान लीजिए कोई भी आपसे पूछे कि किसी भी सैंड में हमने जब 5 से 6% तक पानी मिलाया तो उसमें 15% तक उसके आयतन में बढ़ोतरी हुई, तो सैंड में बढ़ोतरी कितनी हुई टोटल, तो 1.15 है ना। एक तो था ही और 15% हुआ तो 1 + 0.15 तो कितना हो गया 1.15। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई कहता है किसी बालू में 15% तक बढ़ोतरी हुई है 5 से 6% मॉइस्चर पर, तो मान लीजिए 15% तक बढ़ोतरी उन्होंने बोला है, तो आपका बालू का वॉल्यूम पहले कितना था, यूनिट वॉल्यूम था, एक ही था, 15% तक बढ़ा है तो 15 डिवाइडेड बाई 100 तभी तो आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 1.15। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपटीशन में भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, ये फिगर आप पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बल्किंग ऑफ सैंड को या बालू के फूलने को। पॉइंट मेंशन ध्यान रखिएगा, ट्रैप्ड एयर, वाटर लेयर, सैंड पार्टिकल, और यहाँ पर फंसी हुई वायु और सैंड के पार्टिकल को आपको दिखाना है। ये पानी की फिल्म है, ठीक है, इसको भी आपको दिखाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिलावे का श्रेणीकरण या ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। देखिए, जब हमें कंक्रीट को उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट बनानी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम ये चाहते हैं कि हमें हाई डेंसिटी मिले। हाई डेंसिटी तब जो मिलेगी जब एग्रीगेट में स्पेस नहीं होगा। तो उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट बनाने के लिए भिन्न भिन्न माप वाले उपयुक्त अनुपातन मिलावे का जो उपयुक्त अनुपातन करते हैं या उपयुक्त जो नेसेसरी रेशियो बनाते हैं वो क्या कहलाता है, श्रेणीकरण कहलाता है या ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट कहलाता है। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि अगर रिक्तता अनुपात कम होगा तो मिलावे से बनी हुई कंक्रीट का क्या होगा, उसकी सामर्थ्य और सघनता अच्छी होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे अनुपातन हम अच्छा कर देंगे, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में जितना कम स्पेस का पार्टिकल होगा, जैसे अभी है तो अभी इसमें यह जहाँ पर जगह बची हुई है तो हम चाहेंगे इन जगहों में और छोटा एग्रीगेट आ जाए, जब उनको भरेंगे तो और छोटा एग्रीगेट आ जाए, उसके बाद और स्पेस है तो और छोटा एग्रीगेट। तो इस तरीके से एक एग्रीगेट का साइज का सीरियल बन जाएगा, कम से लेकर और नीचे तक, बीच में गैपिंग कम हो, वो क्या कहलाएगी, ग्रेडिंग कहलाएगी या श्रेणीकरण कहलाएगी। ठीक है, तो हायर डेंसिटी कंक्रीट आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेस मॉडुलस। यह एक न्यूमेरिकल वैल्यू है या संख्यात्मक मान है जो संपूर्ण
मिलावे के कणों को औसत मान या एवरेज वैल्यू से दर्शाता है। महीन मिलावे का सूक्ष्मता मापांक 2 से 3.5 होता है और मोटे मिलावे या कोर्स एग्रीगेट का सूक्ष्मता मापांक कितना होता है, 6 से 8.5 तक होता है। आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा, ठीक है। पेपर में 1-2 नंबर की डेफिनेशन लिखने को सूक्ष्मता मापांक से आ जाती है, प्रैक्टिकल किया होगा तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। जल या वाटर, सीमेंट के जलयोजन के लिए पानी बहुत आवश्यक है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो है वो बिना पानी के नहीं हो सकती, ठीक है। जल की अशुद्धियों पर का कंक्रीट के गुणों पर प्रभाव, पानी के जो अशुद्धियां हैं उसका प्रभाव, क्योंकि हम जब अभी जो वाटर पढ़ा रहे हैं आपको, इसमें आपको पढ़ाएंगे वाटर सीमेंट रेशियो। जब क्वांटिटी की बात करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, अभी हम जो है आपको इसके इम्प्योरिटीज़ के बारे में बताते हैं। तो अगर पानी में साल्ट उपस्थित हैं तो क्या होगा, तो देखिए पानी में साल्ट उपस्थित है तो सीमेंट के जमाव काल पर प्रभाव डालेंगे, इसलिए साल्ट की जो कंसंट्रेशन है या सांद्रता जो है या उनकी जो परसेंटेज है, अगर समुद्री पानी है तो यूज करना है, वैसे नॉर्मल है तो नॉर्मल में इतना साल्ट होता नहीं है, ठीक है, तो वो 3.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर नॉर्मल कैल्शियम क्लोराइड है, इनके प्रभाव से बचने के लिए कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं तो इसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर समुद्री पानी में साल्टनेस है तो। एसिड की बात करते हैं, अम्ल की बात करते हैं, तो कंक्रीट में प्रयोग होने के लिए पानी में हाइड्रोलिक अम्ल या Cl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसकी मात्रा 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक होती है तो क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ पर या इसकी सामर्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, हमने आपको पॉइंट वाइज प्रोवाइड किए हैं चैप्टर में, तो आप पेपर में पॉइंट वाइज ही लिख के आएँ, जिससे क्या होगा एग्जामिनर को चेक करने में और आपको भी याद करने में बहुत आसानी होगी। 1-2 पॉइंट मिस हो जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे से पॉइंट वाइज ही पढ़िए, जिससे आपका जो व्यक्तिगत जो नॉलेज है आपका वो इंक्रीज होगा। पैराग्राफ में आप जो है छोटे छोटे पॉइंट्स मिस कर जाते हैं और वो एग्जामिनर को भी, अगर आपको आते भी हैं तब भी वो एग्जामिनर जो है मिस कर जाता है। अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर की नज़र भी इन पॉइंट्स पर जाएगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलने में सहायता प्राप्त होगी। बात करते हैं क्षारीय पदार्थ की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा सीमेंट के भार का 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। पानी में मित्र सबसे इंटरेस्टिंग है चीनी या मीठा पानी या शुगर, आप जैसा भी कहना चाहें, तो इसका अलग अलग प्रभाव होता है, जो मैंने आपको पॉइंट वाइज लिखवा रखा है। अगर चीनी की मात्रा 0.05% है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0.15% है तो जमाव क्रिया धीमी पड़ जाएगी, 0.2% है तो जमाव क्रिया में वृद्धि हो जाएगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पर, अगर 0.05% है तो कोई प्रभाव नहीं, मतलब ना रिटार्टर है ना एक्सीलरेटर है। 0.15% है तो रिटार्टर हो गया, 0.2% है तो क्या हो गया, एक्सीलरेटर हो गया, ठीक है। तो चीनी का महत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में, और आपको पेपर में अगर ये टॉपिक लिखने को आता है तो इसको बहुत अच्छे से मेंशन करके आइएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पानी में खनिज तेल की मात्रा या ऑयल की मात्रा जो है वो 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2% से अगर अधिक होती है तो फिर कंक्रीट की सामर्थ्य में 20% तक कमी हो जाती है। मित्रों यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस जगह पर आप इसको चाहे ऑयल लिख लें चाहे चीनी के साथ ही उसको आप एक पॉइंट बनाकर लिख लें, ठीक है। अब बात करते हैं निलंबित पदार्थ या सस्पेंडेड मैटर। पानी में जब सस्पेंडेड मैटर जो हैं उनका कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन पानी में सस्पेंडेड जो पार्टिकल हैं अगर उनकी अधिकता बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल की अधिकता बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कंक्रीट जो है वो प्रयोग करने में बहुत दिक्कत आती है, उसकी सामर्थ्य में बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब होता है वह अशुद्धियाँ जो पानी में
सस्पेंड हो जाती हैं, तैरती रहती हैं या घुलती नहीं हैं, ठीक है, तो ऐसी निलंबित अशुद्धियाँ पानी में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं तभी ज़्यादा दिक्कत आती है, अन्यथा इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो इसकी अब बात करते हैं कि अब इसकी परसेंटेज कितनी होगी सस्पेंडेड पार्टिकल की। तो अब बहुत नॉर्मल वैल्यू है 0.02%, 0.02%, ठीक है। इससे अधिक यहाँ पर आप लिख लीजिए चाहिए तो 0.02%, अगर इससे अधिक परसेंटेज है तो फिर आपका प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अन्य गुण प्रभावित होते हैं स्ट्रेंथ को छोड़कर। अब अन्य गुण प्रभावित होते, इसीलिए मैंने आपको इतनी देर से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि सस्पेंडेड पार्टिकल का उसकी स्ट्रेंथ पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितने जो है अन्य गुण प्रभाव। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पार्टिकल है, जैसे पॉलीथीन का छोटा सा पॉइंट है, तो क्या होगा, कंक्रीट सीमेंट बनेगी, सीमेंट की स्ट्रेंथ में कुछ नहीं होगा, बट हल्का सा गैप छोड़ जाएगा। या आप मान लीजिए कोई मिट्टी का पॉइंट है, मिट्टी का पार्टिकल है, तो क्या करेगा, एक पार्टिकल होगा तो स्ट्रेंथ में प्रभाव नहीं डालेगा, बाकी पूरा पार्टिकल जम जाएगा, वो बाद में पानी के साथ या किसी के साथ वो क्रिया करेगा, वहाँ पे पोर्स बनाएगा, तो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जल में अशुद्धियों की लिमिटेशंस या उसकी सीमाएं। तो इसको मैंने आपकी टेबल जो आपके बुक्स में दे रखी है मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। कार्बनिक पदार्थ 200 mg पर लीटर, अकार्बनिक पदार्थ 3000 mg पर लीटर, सल्फेट 400 mg पर लीटर, क्लोराइड जो है वो सादा कंक्रीट, यहाँ पर आपने देखिए ये सादा कंक्रीट मतलब नॉर्मल कंक्रीट है ना, जिसमें आपका रेनफोर्समेंट नहीं है, और प्रबलित कंक्रीट जो है उसके लिए 500 mg पर लीटर, प्रबलित मतलब रेनफोर्समेंट, और निलंबित पदार्थ कितने हैं 2000 mg पर लीटर, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन है, अनुमत सीमा है इन सभी की। तो इन सभी की लिमिटेशंस को, अनुमत सीमा को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, कोशिश करिए कि पेपर में जितना बुक में दिया हुआ है और जितना का क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से उत्तर दे के आएँ, अगर अधिक मार्क्स का क्वेश्चन है तो विस्तृत उत्तर दे के आएँ, लॉन्ग में उत्तर दे के आएँ, ठीक है मित्रों। अब बात करते हैं पानी में पीएच मान। देखिए पीएच का बड़ा महत्व है, जैसे मैंने आपको एसिडिक और बेसिक बताया, अल्कलाइंस बताए, तो पीएच अगर 6 से कम नहीं होना चाहिए। और वैसे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आप लिख सकते हैं कि पानी जो है वो 6 से 8, या नॉर्मल भाषा में ये कहा जाता है जो पोर्टेबल वाटर है, उसको आप जो पानी आप पी सकते हैं उस पानी को कंक्रीट में यूज करना चाहिए। अगर आप साल्टी वाटर यूज कर देते हैं तो पानी की जब पानी आप यूज करेंगे और कंक्रीट की जो सरफेस होगी उस पर नमक जो है या साल्ट जो है बाहर से चमकने लगेगा, शाइन करने लगेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको साल्टी वाटर कंक्रीट में या एसिडिक वाटर या आपका क्षारीय जो पानी है या बेसिक वाटर यूज नहीं करना है, जिससे अन्य केमिकल की रिएक्शन प्रभावित होंगी। तो मित्रों इस तरह आज के इस वीडियो के अनुसार आपका सेकंड लेक्चर जो सेकंड चैप्टर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आज सेकंड लेक्चर के सारे पार्ट ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला वाटर सीमेंट रेशियो या जल सीमेंट अनुपात आपको पढ़ाऊँगा। कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में उस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाए। तो थैंक्स मित्रों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सबसे बड़ी बात कि आप उसको अच्छे से पूरा वीडियो देखें, एक बार समझें। मैंने यह कोशिश की है कि आपको एक कंटेंट ऐसा प्रोवाइड करें जिससे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें। मैं हाथ से लिखता था, उसके बाद मैंने इस तरह के कंटेंट देने का सोचा जिससे जो हमारी हैंडराइटिंग अगर किसी को नहीं समझ में आती है तो वो इस तरीके से अच्छे से उसके पास नोट्स मिल जाएं। मित्रों एक बात और, जब आप नोट्स पढ़िएगा तो हो सकता है कहीं पर एक आध पॉइंट की थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो उसको आप थोड़ा सा इरेज कर लीजिएगा, क्योंकि सही कर लीजिएगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि जितनी ही कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। ठीक है, तो नोट्स में ये खासकर ध्यान रखिएगा, हो सकता है कहीं पर
एक दो गलतियां हो सकती हैं, नोट्स बनाते या टाइपिंग करते टाइम पे मिस्टेक हो सकती है। तो पढ़ाते टाइम मैंने हो सकता है कोई चीज़ मेंशन कर दी हो, अगर छूट गई हो तो आप लोग कृपया जो है उस नोट्स में उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, थैंक यू सो मच।